My dear students, in this session we will be taking up questions related to divisibility and remainder theorem that have appeared in XAT examination. But before that, in next 2-3 minutes, let us revise some basics on divisibility and remainders. So there are some divisibility rules. For example, divisibility by 2. What is the divisibility by 2? When last digit, unit digit of a number is even, when unit digit is even, then that number is divisible by 2. यानी कि यूनिट डिजिट पे हमारा 2 आए, 4 आए, 6 या 8 या फिर 0. इन दैट केस दैट नंबर इज अ इवन नंबर, divisible by 2 number, divisible by 2. Similarly, divisibility by 4 is when the last two digits are divisible by 4 for a number. And similarly, divisibility by 8, which is 2 का cube, is when the last 3 digits are divisible by 8. So basically what happens, since we are dealing with decimal system, and decimal system is number system with base 10, and 10 is what? 10 is 2 into 5. So अगर हमें 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो भी हम सिर्फ लास्ट का डिजिट देखेंगे, और 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है तो भी सिर्फ यूनिट डिजिट ही चेक करेंगे. यूनिट डिजिट अगर हमारा 0 है या 5 है, इन दैट केस द नंबर इज डिविजिबल बाई 5. और सिमिलरली यूनिट डिजिट अगर हमारा इवन है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8, तो नंबर इज डिविजिबल बाई 2. देन 2 का स्क्वायर यानी 4 से, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 से, या फिर 5 का स्क्वायर विच इज 25. अगर इनसाइड डिविजिबिलिटी चेक करना है तो विल चेक लास्ट 2 डिजिट्स. अगर लास्ट 2 डिजिट्स से बनने वाला नंबर हमारा 25 से डिविजिबल है तो 25 से डिविजिबल होगा टोटल नंबर हमारा, पूरा नंबर. सिमिलरली अगर 4 से डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबल होगा, बिकॉज अल्टीमेटली पूरा नंबर हमारा, लेट अस से नंबर इज 2, 3, 4, 5, 6. सो वी कैन राइट दिस नंबर इज 2, 3, 4 into 100 plus 56. अभी जो 100 है, दिस इज डिविजिबल बाई 25 एज वेल एज 4. तो बस लास्ट 2 ही हमारे लिए मैटर करेंगे. 56 जो हमारा है, इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 4 तो पूरा नंबर हमारा डिविजिबल बाई 4 होगा. एंड बाय द सेम लॉजिक अगर 2 क्यूब की बात करें 8 की, या फिर 5 क्यूब की बात करें 125 की, फॉर दीज टू चेक द डिविजिबिलिटी बाय दीज नंबर्स वी चेक लास्ट 3 डिजिट्स. इज इट क्लियर? एंड सो ऑन. अगर हमें 16 से डिविजिबिलिटी चेक करना होगा तो लास्ट के 4 डिजिट्स देखेंगे. 625 से चेक करना होगा तो फिर लास्ट के 4 डिजिट्स तब भी देखेंगे. इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू डिविजिबिलिटी बाय 3. So divisibility by 3 and 9 is sum of digits. We check whether sum of digits is divisible by 3 or 9. अगर 3 से चेक करना है तो sum of digits should be divisible by 3, और अगर 9 से चेक करना है तो sum of digits should be divisible by 9. ओके, 5 हो गई, ये हो ही गया अपना. 6 को अभी थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, और देन आवर नंबर्स आर 11, divisibility by 11. तो फॉर 11 व्हाट वी डू, we'll check. For example, number है हमारा 2, 3, 4, 5, 6. So we add the numbers at odd places and separately add numbers at even places, and then check the difference. Check the difference of these two. And if the difference is divisible by, if the difference is either 0 or a multiple of 11, in that case the number is also divisible by 11. सो दीज आर ऑल द नंबर्स जिनके लिए डिविजिबिलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है. और अगर कभी भी कोई कॉम्पोजिट नंबर के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल नंबर इज 6, तो सिंस 6 कैन बी मेड बाय 2 प्राइम नंबर्स 2 and 3, तो 2 से और 3 से अगर कोई नंबर हमारा डिविजिबल है तो दैट नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 6. सिमिलरली अगर 24 की बात करें, 24 कैन बी ब्रोकन अप इन 2 नंबर्स, 2 को-प्राइम नंबर्स यानी कि आपस में उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो एक्सेप्ट 1. तो अगर 2 को-प्राइम नंबर है उनको ब्रेक करते हैं और दोनों से हमारा नंबर डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, देन दैट नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 24. सो कॉम्पोजिट नंबर्स के लिए विल ब्रेक देम इनटू को-प्राइम नंबर्स, और अगर उन को-प्राइम नंबर्स से हमारा नंबर डिविजिबल है देन डेफिनेटली उस कॉम्पोजिट नंबर से भी हमारा नंबर डिविजिबल होगा. इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, Zahir and Raman are at the entrance of a dark cave. To enter this cave they need to open a number lock. Raman sees a note on a rock, and the note is mentioning chest of pure diamonds kept for the smart one. The number has 6 digits. Second last digit is 2, third last digit is 4. So total 6 digit का number है हमारा. And what we know, second last digit हमारा 4 है, 2 है, और third last digit 4 है. Also the number is divisible by all prime numbers
लेस देन 15, डिविजिबल बाई ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15, यानी 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी, 5, 7, 11, 13. सो व्हाट शुड बी द नंबर? नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो याद रखनी है हमको, 7, 11, 13 से डिविजिबल एक स्पेशल नंबर है, दैट इज 1001. इफ यू मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर 7, 11 and 13, then the outcome is 1001. So if a number is divisible by 7 as well as 11 and 13, then definitely that will be divisible by 1001 as well. 1001 से भी वो नंबर डिविजिबल होगा. इज इट क्लियर? तो डेफिनेटली हमारा ये जो नंबर है जिसमें कि सेकेंड लार्ज डिजिट 2 है और थर्ड लार्ज डिजिट 4 है, दिस विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 1001. और अगर किसी भी नंबर हम 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट अस से हमने 234 को मल्टीप्लाई किया 1001 से, 3 डिजिट नंबर है, इसको मल्टीप्लाई किया 1001 से, तो नंबर बिकम्स 234. सिमिलरली यहाँ पे जो नंबर है हमारा दैट इज डिविजिबल बाई 7, 11 and 13, यानी कि 1001 से डिविजिबल है, तो इसका पैटर्न क्या होगा? दिस पैटर्न विल ऑल्सो बी लाइक दिस. तो अगर 4 और 2 यहाँ पे आ रहा है तो 4 यहाँ पे भी आएगा, 2 यहाँ पे भी आएगा. ऑल्सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, 3 and 5. 5 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है. अगर 5 और 2 से डिविजिबल है, दैट इंप्लाइज कि 10 से डिविजिबल है, और अगर 10 से डिविजिबल है तो यूनिट डिजिट फिर हमारा 0 होगा. अगर यूनिट डिजिट 0 है तो फिर दिस विल ऑल्सो बी 0. बेसिकली दिस नंबर इज 420 इंटू 1001. क्लियर है? क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि which of these can be the first digit of the 6 digit number that will help them open the lock. फर्स्ट डिजिट कौन सी है? 4 है. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. क्लियर है? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 19 to the power 20 minus 20 to the power 19 is divided by 7. तो अगर किसी भी नंबर में, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 7 का कोई मल्टीपल लेते हैं, हम लेट अस से हमने नंबर लिया 36 to the power 13, and if we are dividing this by 7, and the question is remainder क्या होगा? 36 to the power 13 divided by 7, remainder क्या होगा? So we'll check 36 is what? 7 का मल्टीपल 35 से 1 ज़्यादा है, 35 plus 1 to the whole power 13, और 7 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर चेक कर रहे हैं. तो कभी भी अगर कोई नंबर है हमारा, जैसे 35 क्या है, 35 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. 35 का कोई मल्टीपल भी होगा तो भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. और अगर हम 35 + 1 to the whole power 13 को एक्सपेंड करेंगे तो सिर्फ एक टर्म हमारा बचेगा, दैट इज 1 to the power 13, जिसमें कि 35 नहीं होगा, और वही टर्म हमारा रिमाइंडर होगा. तो इन दिस केस रिमाइंडर विल बी 1 to the power 13 विच इज इक्वल टू 1 ओनली, यानी कि 1 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा इस केस में. यहीं पे अगर नंबर होता है हमारा 34 to the power 13, और अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे होते तो अगेन वी वुड हैव कनेक्टेड 34 विद 35, बट इस बार ये होता 35 - 1 to the power 13. रिमाइंडर क्या आता? रिमाइंडर आता -1 to the whole power 13, और क्योंकि पावर ऑड है इसलिए -1 to the whole power 13 वुड हैव बीन -1, यानी कि रिमाइंडर -1 होता. बट रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता. तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा हमारा जो है दैट विल बी बिटवीन 0, या तो 0 के बराबर होगा, यानी कि कंप्लीटली नंबर डिविजिबल होगा, और एट द मैक्स इट कैन बी 7 - 1 विच इज इक्वल टू 6, बिकॉज अगर 7 रिमाइंडर है यानी कि वो 7 एक बार फिर से डिवाइड करोगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो -1 में वील ऐड 7 एंड हेंस अवर रिमाइंडर इन दिस केस विल बी इक्वल टू 6. तो रिमाइंडर इक्वल टू 6 और रिमाइंडर इक्वल टू -1 इज वन एंड सेम, बोथ आर सेम थिंग्स. दोनों का मतलब एक ही है. क्लियर है? क्या ये बात यहाँ पे समझ में आती है? ठीक है. देन एक और छोटी सी चीज़ है जो हमें याद रखनी है, दैट इज टोशेंट मेथड. बट टोशेंट मेथड ऐसे याद नहीं रखना है, बस एक जो आउटकम है वो हमें याद रखना है. दैट आउटकम इज दैट इफ देयर आर 2 नंबर्स, लेट अस से एक नंबर ए है और अदर नंबर इज पी. पी इज द प्राइम नंबर और ए एंड पी आर को प्राइम. विच इंप्लाइज की HCF हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड पी इज इक्वल टू 1. और a to the power p - 1 को हम डिवाइड करें p से और रिमाइंडर चेक करें तो दैट रिमाइंडर विल आल्सो बी ऑलवेज बी इक्वल टू 1. वो रिमाइंडर हमेशा हमारा 1 के बराबर होगा. इज इट क्लियर? थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, बट मैनेज विद दैट बिकॉज अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. ठीक है, तो अभी जितना भी हो सके वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं. इज दैट क्लियर? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस नॉलेज के साथ में. ओके, सो 19 to the power 20 - 20 to the power 19. 20 to the power 19 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से तो वी नो 20 to the power 19 क्या है? 21 - 1 to the power 19, एंड वी आर डिवाइडिंग बाई 7, तो रिमाइंडर क्या आएगा? -1 to the power 19 आएगा, विच इज -1 ओनली. 7 ऐड करेंगे यानी कि रिमाइंडर हमारा 6 हो जाएगा. ठीक है, या फिर नहीं भी ऐड करेंगे तो चलेगा, हमें पता है -1 हमारा रिमाइंडर आ रहा है. इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब हमें कुल मिला के यहाँ पे तो पता है इस पोर्शन में 20 to the power 19 में हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है? -1 आ रहा है.
तो नंबर बिकम्स 19 टू द पावर 20 माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस 1, और अब इसको डिवाइड कर रहे हैं 7 से और रिमाइंडर हम पूछ रहे हैं कि रिमाइंडर एग्जैक्टली होगा क्या। तो 19 टू द पावर 20 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, बट 19 टू द पावर 20 में हम कनेक्ट कर पाएंगे 7 से? नहीं कर पा रहे हैं, बट वी कैन राइट दिस एज 21 माइनस 2 टू द पावर 20 and we are dividing this by 7. So we can write that the remainder will be equal to minus 2 to the whole power 20 when that will be divided by 7, और minus 2 to the whole power 20 पावर क्योंकि इवन में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, so this will be 2 to the power 20 divided by 7 का रिमाइंडर। और 2 की किसी पावर को क्या 7 से कनेक्ट कर सकते हैं? 2 का स्क्वायर इज 4, 2 क्यूब इज 8, यस 2 क्यूब को कनेक्ट कर सकते हैं, तो 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 विच इज 7 प्लस 1, और 2 की पावर 20 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 टू पावर 18 विच इज 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब टू द होल पावर 6, दिस विल बिकम 2 का स्क्वायर विच इज 4 इंटू 2 क्यूब विच इज 8 यानी 7 प्लस 1 टू द होल पावर 6, और डिवाइड कर रहे हैं 7 से, रिमाइंडर चेक कर रहे हैं, सो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 1 टू द पावर 6 आ जाएगा, 4 इंटू 1 टू द पावर 6 विच इज इक्वल टू 4 ओनली। तो इस केस में रिमाइंडर इज 4 प्लस 1, टोटल रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 5, ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है, 5 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट इज 7 टू द पावर ए इंटू 35 टू द पावर बी प्लस 1 इंटू 20 टू द पावर सी प्लस 2 का क्यूब रूट इज अ होल नंबर, दैट इज अ होल नंबर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कंसिस्टेंट। बेसिकली क्या है, 7 टू द पावर ए इंटू 35 इज ऑल्सो 7 इंटू 5, तो इंटू 7 टू द पावर बी प्लस 1 इंटू 5 टू द पावर बी प्लस 1, और 20 इज 4 इंटू 5 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 5, तो दिस इज 2 का स्क्वायर यानी 2 टू द पावर 2 इंटू सी प्लस 2 इंटू 5 टू द पावर सी प्लस 2, एंड दिस होल टू द पावर 1/3, दिस होल टू द पावर 1/3, तो इफेक्टिवली आ गया 7 टू द पावर ए प्लस बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 टू द पावर बी प्लस सी प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 टू द पावर 2c प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। अब क्योंकि एक होल नंबर है और सारे हमने प्राइम नंबर्स में इसको चेंज कर दिया है, तो डेफिनेटली अब ये पावर्स इवन में होनी चाहिए, अब भी इवन बोल रहा हूँ, ये पावर्स इंटीजर में होनी चाहिए, क्योंकि इंटीजर में होगी तभी होल नंबर आएगा, तभी होल नंबर आ पाएगा। अगर ये पावर्स हमारी इंटीजर में नहीं हुई, फ्रैक्शंस में हुई, तो इन दैट केस ये जो नंबर है हमारा, रिजल्ट है हमारा, ये होल नंबर नहीं होगा। तो ऑल दीज शुड बी इन होल नंबर्स, और ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए क्योंकि ये नंबर्स हमारे 1 2 3 में ही दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जहाँ पे सिर्फ एक अननोन है हमारा, 2 की पावर में बात करते हैं, 2 की पावर है 2c प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, 2c प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 2c प्लस 4 शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 3, 2c प्लस 4 शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 3, तो 2c प्लस 4 कैन बी इक्वल टू 6, यानी कि c हमारा आ जाएगा इस केस में 1। c इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करेगा नहीं इसको, c इक्वल 1 सेटिस्फाई करेगा, यानी कि c इक्वल टू जिस भी ऑप्शन में वो हमारा आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी या ऑप्शन ई हमारा आंसर नहीं हो सकते। नेक्स्ट कमिंग टू 5 टू द पावर, अब क्योंकि c इक्वल टू 1 आ गया तो इसे पुट कर देंगे, तो b प्लस 4 शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 3, b प्लस 4 डिवाइड बाई 3 एक इंटीजर होना चाहिए, तो b प्लस 4 शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी b प्लस 4 हमारा 6 हो सकता है, एंड इफ दैट इज सो b विल बी इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2 आ जाएगा, b इक्वल टू 1 भी नहीं हो सकता, खत्म हो गया सवाल हमारा, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। बाकी चेक करने के लिए b इक्वल टू 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो a प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 को इंटीजर होना है, यानी कि a विल बी इक्वल टू 3, ऑप्शन ए इज द आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। David has an interesting habit of spending money. He spends exactly rupees X on the X day of the month. So for example, अगर 5th day पे है तो 5th day पे he is spending rupees 5, 7th day पे है तो he is spending rupees 7, 19th day पे है तो he is spending rupees 19. That is what the question is suggesting, saying. For example, फिर वही कहानी रिपीट होगी। On a few days in a year, David noticed that his cumulative spending during the last 4 consecutive days can be expressed as 2 to the power n. तो लास्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज में जो उसका स्पेंडिंग है, क्यूमुलेटिव टोटल स्पेंडिंग है, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 टू द पावर n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n? दैट इज द क्वेश्चन कि n की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट इट, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। एक तो 4 क्यूमुलेटिव डेज है, वहां की स्पेंडिंग है, उसी का एडिशन जब हम करें 2 टू द पावर n आ रहा है, तो अगर हम एज्यूम कर लें कि पहले दिन उसका स्पेंडिंग x था, तो नेक्स्ट डे x प्लस 1 होगा, फिर x प्लस 2 होगा, देन x प्लस 3 होगा,
और इन सबका सम क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस थ्री, दिस इज 4x प्लस 6. तो दिस विल बी टोटल स्पेंडिंग इन 4 days. इज इट क्लियर? बट प्रॉब्लम पता है क्या है, अब 4x प्लस 6 से जो हमारा नंबर आ रहा है ये तो 4 का भी मल्टीपल नहीं है. अगर 4 से भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा. Isn't it so? This is not even a multiple of 4, not divisible by 4. और अगर 4 से भी डिविजिबल नहीं है तो 2 का पावर n में कैसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हो? इसका मतलब है कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है जो हमने मिस किया है इस क्वेश्चन में, कुछ तो मिस किया है. तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये बन सकता है कि ये जो 4 क्यूमुलेटिव डेज हैं ये महीने के बीच में नहीं आ रहे, यानी ये एक ही महीने में नहीं आ रहे. इनमें से कुछ दिन एक महीने में आ रहे हैं, कुछ दिन दूसरे महीने में आ रहे हैं. क्या ये बात समझ पा रहे हो? कुछ दिन इनमें से एक महीने में आ रहे हैं, कुछ दिन दूसरे महीने में आ रहे हैं, यानी कि महीने के एंड और दूसरे महीने के स्टार्ट के बीच वाला पीरियड है. ओके, इफ दैट इज सो तो हमारा जो 2 टू द पावर n है, यानी कि जो सम आएगा 4 नंबर्स का, वो या तो 32 होगा या फिर 64 होगा. अब क्या 32 सम हो सकता है? 32 अगर सम होना है तो यानी कि 28 डेज हो, अगर 28 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तब भी हमारा सम 32 से ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि 32 सम तो कभी हो ही नहीं सकता, यानी कि 64 सम होगा डेफिनेटली. और अगर 64 है यानी कि 2 दिन तो लास्ट के होंगे, 29 प्लस 30 ले लें तो फिर हमारा 1 प्लस 2, अगर 30 डेज का मंथ है, नहीं आ रहा 64 तो ये केस नहीं बनेगा, यानी 30 प्लस 31 प्लस 1 प्लस 2, यस दिस इज मैचिंग, दिस इज 64. तो डेफिनेटली यही हमारा सिनेरियो होगा. क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n. तो 2 टू द पावर n हमारा 64 के बराबर होगा, तो n विल बी इक्वल टू 6. बहुत सिंपल सा और बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा सवाल है. ऑप्शन बी इज द आंसर, 6 इज द आंसर. इज इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n इज इक्वल टू 11 टू द पावर p प्लस 7 इंटू 7 टू द पावर q माइनस 2 इंटू 5 टू द पावर r प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर s, और n एक परफेक्ट क्यूब है. n इज अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि सारी की सारी पावर्स हमारी 3 का मल्टीपल होनी चाहिए, 3 का मल्टीपल होनी चाहिए. p q r s आर पॉजिटिव इंटीजर्स. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p q r s, p प्लस q प्लस r प्लस s क्या हो सकता है? n हमारा है 11 टू द पावर p प्लस 7 इंटू 7 टू द पावर q माइनस 2 इंटू 5 टू द पावर r प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर s. p q r s सारे के सारे हमारे ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो 0 नहीं हो सकते. ठीक है. तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या मिनिमम होनी चाहिए? p शुड बी मिनिमम 2, कम से कम 2 होना चाहिए, तभी तो p प्लस 2, p प्लस 7 9, 3 का मल्टीपल आ रहा है, परफेक्ट क्यूब हो सकता है 11 का. ठीक है. p इक्वल टू 2 होगा तो दिस कैन बी रिटन एज 11 क्यूब टू द होल पावर क्यूब 3. q की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? q में फंस सकते हो, q में फंस सकते हो, बिकॉज तुम्हारा प्रजम्पशन ये हो सकता है कि अगर हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है तो 7 का क्यूब होना चाहिए कम से कम, बट ऐसा जरूरी नहीं है. q को पॉजिटिव होना जरूरी है. अगर 7 की पावर 0 भी हो जाएगी तो भी चलेगा, अगर 7 की पावर 0 भी होगी तब भी तो ये क्यूब बन सकता है, यानी कि q विल बी इक्वल टू 2. मिनिमम वैल्यू q की आएगी 2. इज इट क्लियर? और उस केस में दिस विल बी 7 टू द पावर 0 का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. यानी कि ये बेसिकली होता नहीं होता कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इससे. देन 5 टू द पावर r प्लस 1, तो r इक्वल टू 2 होना चाहिए, तभी ये 5 टू द पावर 1 का होल क्यूब बनेगा. और s हैज टू बी इक्वल टू 3, तभी ये 3 की पावर 1 का होल क्यूब बनेगा. और इनका हमें चाहिए सम, तो सम आ जाएगा 6 प्लस 3 9. s 0 नहीं हो सकता बिकॉज पॉजिटिव होना है, ये इंपॉर्टेंट है. तो ऑप्शन ई आंसर आ जाएगा, 9 विल बी अवर आंसर. इज इट क्लियर? ठीक है. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, इफ a प्लस b टू द पावर a प्लस b इज डिविजिबल बाई 500, देन लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ab क्या होगा? a इंटू b का हमें चाहिए लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, और गिवन क्या है हमको? दैट a प्लस b टू द पावर a प्लस b, यानी कि x टू द पावर x, सम नंबर टू द पावर दैट नंबर, दैट इज इक्वल टू, दैट इज डिविजिबल बाई 500. 500 से डिविजिबल है, और 500 के फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा? 500 इज 4 इंटू 125, 4 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब, और x टू द पावर x है, यानी कि 2 इंटू 5 10 से हमारा जो a प्लस b है दैट शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10. इजंट इट सो? 10 का मल्टीपल होगा तभी ये पॉसिबल है, बिकॉज x टू द पावर x है. भाई 2 की कोई पावर लगा के तुम 5 से डिविजिबल थोड़ी कर दोगे, तो 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए हमारे a प्लस b में. a प्लस b शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 10, दैट इज फर्स्ट थिंग. मल्टीपल ऑफ 2 इंटू 5 या मल्टीपल ऑफ 10. सेकेंडली, क्योंकि मिनिमम 2 का स्क्वायर चाहिए और मिनिमम 5 का क्यूब चाहिए, यानी कि दिस शुड बी मिनिमम 10 का क्यूब, तभी 10 क्यूब यानी 1000, तभी 500 से डिविजिबल हो पाएगा. तो मिनिमम पावर भी 3 चाहिए.
अब जब a प्लस बी हमारा ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 10 है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जब क्योंकि x टू द पावर x है यानी 10 टू द पावर 10 करेंगे हम, मिनिमम सच वैल्यू विल बी 10 टू द पावर 10, मिनिमम सच वैल्यू विल बी 10 टू द पावर 10, यानी कि a प्लस बी हमारा आ रहा है 10। क्वेश्चन पूछ रहा है ए बी की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी। अगर सम हमारा a प्लस बी का 10 आ रहा है तो लीस्ट वैल्यू कब मिलेगी, जब दूर होंगे ये सारे के सारे नंबर a और b एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, ठीक है, और क्योंकि दोनों इंटीजर हैं यानी कि a को 1 कर दो और b को 9 कर दो, तब मिनिमम वैल्यू आएगी 1 इंटू 9 यानी 9 आ जाएगा। अगर मैक्सिमम चाहिए होता तो हम सबको दोनों को पास पास रखते, ठीक है, इक्वल भी हो सकते थे क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा है डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो 5 इंटू 5 यानी कि उस केस में मैक्सिमम वैल्यू आती है ए बी की 25, बट हमसे मैक्सिमम नहीं पूछा, मिनिमम पूछा है, तो आंसर विल बी 9, ऑप्शन बी। क्लियर, ओके, ठीक है। सो एक अच्छा सा सवाल, प्यारा सा सवाल, छोटू सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 3 डिजिट नंबर हैज डिजिट्स इन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिविजिबल बाई 10। एक 3 डिजिट नंबर है जिसकी डिजिट्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और डिजिट्स आर, जो नंबर है हमारा दैट इज डिविजिबल बाई 10, डिजिट्स नहीं, नंबर हमारा डिविजिबल बाई 10 है, और अगर नंबर डिविजिबल बाई 10 है इसका मतलब क्या हुआ, जो 3 डिजिट नंबर है लास्ट का डिजिट इसका क्या है, दैट विल बी 0। बाकी 2 डिजिट हमें पता नहीं, लेट अस से एक डिजिट हमारी ए है और एक बी है, बट ए शुड बी ग्रेटर देन बी बिकॉज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। देन क्वेश्चन इज सेइंग बाई चेंजिंग द प्लेसेस ऑफ द डिजिट्स अ न्यू 3 डिजिट नंबर इज कंस्ट्रक्टेड। कुछ डिजिट्स को हमने इंटरचेंज किया है और जिसकी वजह से नया 3 डिजिट नंबर हमें मिला, बट दैट इज कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे दैट द न्यू नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 10। अगर नया नंबर भी 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि नए नंबर की भी लास्ट डिजिट हमारी 0 ही आ रही है, और अगर नए नंबर की लास्ट डिजिट भी 0 आ रही है तो फिर हमने अगर डिजिट्स को चेंज किया तो किसको चेंज किया होगा, बस ए और बी को आपस में चेंज किया होगा, यानी कि नया नंबर होगा BA0, नया नंबर होगा BA0। और अगर ए बी 0 हमारा इनिशियल नंबर था तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, दिस नंबर विल बी 100A प्लस 10B, क्योंकि ए का प्लेस वैल्यू 100 सीरीज का प्लेस वैल्यू कितना है, 100 है, ठीक है। सिमिलरली जो नया नंबर हमने बनाया दैट विल बी 100B प्लस 10A। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल नंबर एंड द न्यू नंबर इज डिविजिबल बाई 40, यानी कि 100A प्लस 10B माइनस 100B प्लस 10A दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 40, 40 का कोई मल्टीपल है, 100A माइनस 10A विल बी 90A, 10B minus 100B will be 90B minus 90B, that is a multiple of 40, 90 कॉमन आ गया, 90 इंटू A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 40, 0 से 0 चला गया, यानी कि 9 टाइम्स A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और अगर 9 टाइम्स A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4 यानी कि डेफिनेटली A माइनस B हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 9 तो 4 का मल्टीपल है नहीं, A माइनस B हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि A माइनस B या तो हमारा 4 हो सकता है क्योंकि A और B दोनों ही डिजिट्स हैं, तो या तो A माइनस बी इज इक्वल टू 4, इधर A माइनस बी इज इक्वल टू 8 एंड A इज ऑलवेज ग्रेटर देन B, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला केस था, ठीक है। ये छोटी सी बात है, इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमारे पास 2 तरह के केसेस बनते हैं, जैसे अभी जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो इस बात को समझ में आएगा। A माइनस बी कैन बी इक्वल टू 4 और कैन बी इक्वल टू 8, ठीक है। A माइनस बी या तो हमारा 4 के बराबर होगा और या फिर 8 के बराबर होगा। अगर A माइनस बी 4 के बराबर है तो A कैन बी इक्वल टू 5, B कैन बी इक्वल टू 1, या A इज 6, B इज 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5। और अगर A और B का ऑर्डर गिवन नहीं होता हमें, यानी कि अगर A ग्रेटर देन B नहीं होता तो ऑपोजिट भी कर सकते थे, यानी A1 B5 भी हो सकता था उस केस में, इस इधर पे नहीं होगा बट तब हो सकता था। अब डिफरेंस अगर हमारा 8 है तो उस केस में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि A 9 हो और B 1 हो। इज इट क्लियर? तो टोटल कितने केसेस बने हमारे? 5 केसेस बने जब डिफरेंस 4 है, और एक केस बना जबकि डिफरेंस 1 है, तो 5 + 1 टोटल 6 केसेस बने हमारे। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन में देखो गलती का क्या क्या स्कोप है। एक स्कोप ये है कि 8 वाला तुम मिस कर दो, 5 ही तुम आंसर टिक कर दो, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना है, और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होता तो फिर वहाँ पे हमारा आंसर डबल हो जाता है एग्जैक्टली, ठीक है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज एन असेंडिंग सीरीज ऑफ नंबर्स सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। एक असेंडिंग सीरीज ऑफ नंबर्स है, कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 और 6 द नंबर्स लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2। अगर 3 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 2 है, 4 से डिवाइड करोगे तो भी, 5 से, 6 से, तब भी रिमाइंडर 2 आएगा। विच इंप्लाइज कि अगर हम वो एक नंबर पता लगा लें जिसको 3, 4, 5, 6 चारों से डिवाइड करो और रिमाइंडर कुछ भी ना आए, यानी रिमाइंडर 0 आए, और फिर उसमें 2 ऐड कर दो, तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। बेसिकली 3, 4, 5, 6 का एलसीएम ले लें, जो कि होगा कितना? 30,
हाँ 3 4 5 6 का एलसीएम तो 30 आएगा, ठीक है, तो 30 आ गया एलसीएम हमारा, ओके। एंड नंबर्स लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2, तो जो जनरल फॉर्म होगा हमारा दैट विल बी 30 के, नहीं ना 30 नहीं होगा, 60 होगा, 4 भी तो है, 4 भी है, 60 होगा, तो एलसीएम है 60, तो जनरल फॉर्म आ जाएगा 60 का मल्टीपल और +2, दैट विल बी जनरल नंबर। बट सेकेंड कंडीशन भी है, व्हेन डिवाइडेड बाई 11 द नंबर लीव्स नो रिमाइंडर, तो अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो दिस नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 11, ओके। अगर हम 11 से अभी इस नंबर को डिवाइड करें तो क्या बचेगा हमारा, वी कैन राइट दिस नंबर 60k + 2 एज 55k + 5k + 2। अब ये 55k, तो 55 तो 11 का मल्टीपल है, तो ये पोर्शन तो 11 से डिविजिबल है, बस हमें ये चेक करना है कि 5k + 2 कब हमारा 11 से डिविजिबल होगा। तो k = इसमें 1 पुट करते हैं, ठीक है, k = 1 पुट करते हैं, 0 ही पुट करके देख लेते हैं, k = 0 पे 2 आएगा, 1 पे 7 आएगा, 2 पे 12 आएगा, 3 पे 17 और 4 पे 22। 22 इज अ मल्टीपल ऑफ 11, यानी कि k = 4 सेटिस्फाई कर रहा है, तो नंबर कितना बना हमारा 60 × 4 + 2 विच इज नथिंग बट 242। 242 हमारा नंबर है जो कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है 6th नंबर कौन सा होगा इस सीरीज में, फर्स्ट नंबर नहीं पूछा है, दिस इज द फर्स्ट नंबर, 6th नंबर कौन सा होगा इस सीरीज में। पहला नंबर तो 242 मिल गया, अब अगला नंबर भी इन कंडीशन को सेटिस्फाई करें, यानी अगला नंबर भी 60 के मल्टीपल से 2 ज्यादा हो और सेकेंडली 11 से डिविजिबल भी हो, यानी कि अब जो अगला नंबर आएगा, अगर सेकंड कंडीशन नहीं होता तो अगला नंबर क्या होता, उस केस में अगला नंबर होता हमारा 242 + 60 यानी 302। बट 302 इज नॉट डिविजिबल बाई 11, ये 11 से डिविजिबल थोड़ी है, तो अब अगला जो नंबर 11 से डिविजिबल मिलेगा दैट विल नॉट बी एट अ गैप ऑफ 60, दैट विल बी एट अ गैप ऑफ 60 × 11, क्योंकि 60 में 11 का कोई फैक्टर है नहीं, 11 एक प्राइम नंबर है, तो 60 × 11 के गैप पे हमें अगला नंबर मिलेगा, यानी पहला नंबर मिला 242, नेक्स्ट नंबर विल बी 242 + 660, 60 × 11, फिर नेक्स्ट नंबर होगा 242 + 660 × 2, थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर है, हमको चाहिए 6 नंबर, तो 6 नंबर कौन सा होगा 242 + 660 × 5, एपी बन रही है क्लियरली, और ये है 660 × 5 इज 3300, तो 242 + 3300, दिस नंबर विल बी 3542। इज इट क्लियर, ठीक है, तो डन हो गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा और प्यारा सा सवाल है, लेट an इज इक्वल टू, an हमारा जहां पे कि 1 इज अकरिंग n नंबर ऑफ टाइम्स, 1 is occurring n number of times, 1 1 1 1 1 and so on, and then we have been given 4 conditions and we have to identify which of these given conditions is correct. So first condition है, first हमारा जो condition है that is A741 और an हमारा क्या है, an is that number जिसमें कि 1 हमारा n times आ रहा है, n times 1 आ रहा है, so A741 is not a prime that is given. A741 क्या होगा जिसमें कि 1 हमारा 741 टाइम्स आएगा, तभी तो A741 बनेगा। अब कैसे पता लगाएं कि ये प्राइम है कि नहीं है, ये तो मुश्किल काम है, बट एक चीज यहां पे ध्यान दो, अगर हम सम ऑफ डिजिट्स यहां पे चेक करें, सम ऑफ डिजिट्स चेक करें, वी नो दिस इज A741, तो सम ऑफ डिजिट्स भी तो 741 ही आएगा, यही तो खास बात है नंबर्स की, तो सम ऑफ डिजिट्स भी तो 741 ही आएगा, और 7 + 4 + 1 इज 12, 7 + 4 + 1 is 12 and 12 is a multiple of 3, and if 12 is a multiple of 3 then definitely A741 will also be a multiple of 3, and if that is a multiple of 3 it cannot be a prime number, it is divisible by 3, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है पक्का। सेकेंड स्टेटमेंट A534 is not a prime, अगेन 534 में 5 + 3 + 4 is 12, multiple of 3, this is also not a prime. Third A123 is not a prime, वो एक सेकेंड नॉट लिखा हुआ है ना, तो करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है, प्राइम नहीं है बट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा, प्राइम नहीं है बिकॉज करेक्ट है, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, थर्ड कर रहा है 1 2 3, सेम लॉजिक, 1 + 2 + 3 इज ऑल्सो 6, सम ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो डेफिनेटली नॉट अ प्राइम, थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड तो पक्का करेक्ट है, फोर्थ के बारे में पता नहीं बिकॉज फोर्थ में कहा है A77 और 77 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो फोर्थ के बारे में प्रॉब्लम है, बट क्या कोई ऑप्शन है जो कह रहा हो फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शंस क्या है, ए है फर्स्ट इज करेक्ट, यस दैट इज करेक्ट,
बी कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सी कह रहा है सेकंड एंड थर्ड करेक्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। डी कह रहा है ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ई कह रहा है नॉन ऑफ देम आर करेक्ट। तो ई इज डेफिनेटली रॉन्ग एंड वी नो दैट फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। फोर्थ के बारे में श्योर नहीं है, बट अब जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन डी ही है क्लियरली, क्योंकि ए बी सी में से कोई भी परफेक्टली करेक्ट नहीं है। ए सिर्फ फर्स्ट की बात कर रहा है, सेकंड और थर्ड की बात नहीं कर रहा है। बी सेकंड की बात कर रहा है, फर्स्ट की कर रहा है, थर्ड की नहीं कर रहा है। और सी फर्स्ट की बात नहीं कर रहा है। तो डी मस्ट बी द आंसर। और डी अगर आंसर है यानी कि ए 77 भी प्राइम नहीं होगा। वो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बस उसको चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। क्लियर है? सो दैट विल बी अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन, लास्ट क्वेश्चन ही था। आई बिलीव कि सेशन आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छा लगा होगा सेशन। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ में अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, घंटी नहीं दबाई है, तो उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे जैसे ही हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं। क्योंकि अभी अगले 1-2 दिन में तो बहुत फास्ट वीडियोज़ अपलोड करेंगे, बिकॉज टाइम बहुत कम है और काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जो कि अपलोड करने हैं। जो चीज़ें अभी रह गई हैं उनको भी कंप्लीट करना ज़रूरी है, सो दैट आपका 100% हेल्प हो सके। ठीक है? और जो भी आपके तरफ से अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो ज़रूर क्वेश्चन को पूछना ज़रूर है, कमेंट में ज़रूर पूछना है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन अनदर सेशन।